गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा चैप्टर 5 चल रहा था जियोग्राफी का वाटर, जिसके 1 to 8 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो ओपन योर नोटबुक एंड राइट क्वेश्चन नंबर क्लास 7 सब्जेक्ट एसएसटी जियोग्राफी है ये आपका चैप्टर नंबर 5 वाटर। बोर्ड नजर आ रहा है सभी को? एक सेकेंड रुको, मैं वापस चेक करती हूँ। रुक जाओ बेटा, चेक कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, how are tides useful to man? How are tides useful to man? टाइड्स जो आते हैं समुद्र में, जो समुद्र का जो वाटर है वो जो राइज एंड फॉल करता है, दिन में एक बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, उसे हम टाइड कहते हैं। टाइड हमारे लिए यूजफुल क्यों है, कैसे हमारे लिए लाभकारी है, वो लिखना है हमने। तो लिखिए, टाइड्स आर यूजफुल टू मैन इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीकों से जो टाइड है वो हमारे लिए उपयोगी हैं। नंबर 1, टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। Tides help in navigation. Number 2, tides leave many shells on the seashore. seashore मतलब होता है समुद्र का तट। टाइड्स लीव, टाइड छोड़ देते हैं, मैनी शेल्स बहुत सारे शेल्स, शंखों को। जब समुद्र का पानी ऊंचा उठकर समुद्र तट तक आता है तो उसके साथ बहुत सारे शेल्स भी आ जाते हैं समुद्र तट पर। तो जब पानी वापस जाता है, पानी तो चला जाता है लेकिन वो शेल्स वहीं रह जाते हैं। तो टाइड लीव मैनी शेल ऑन द सी शोर। नंबर 3, tides keep the sea water in motion. टाइड कीप्स द सी वाटर इन मोशन। टाइड के कारण जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, मोशन, उसमें गति रहती है। समुद्र का पानी रुकता नहीं, जब टाइड आता है तो टाइड के साथ वो ऊपर उठता है, नीचे आता है, इस कारण जो है समुद्र का वाटर मोशन में, गति में चलता रहता है। नंबर 4, द हाई टाइड also help in fishing. हाई टाइड जो है, जब ऊंचे ज्वार उठते हैं तो वो फिशिंग, मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं, क्योंकि जब ऊंचे ज्वार उठते हैं तो बहुत सारी मछलियां समुद्र के पानी के साथ साथ तट तक आ जाती हैं और जो फिशरमैन है उन्हें मछलियां पकड़ने में इजी हो जाता है। तो बहुत ये फिशिंग में हेल्प करते हैं। नंबर 5, टाइड्स is used to generate electricity. टाइड का इस्तेमाल बिजली बनाने में भी किया जाता है और टाइड से जो बिजली बनाई जाती है उसे टाइडल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, टाइड का पानी जब ऊपर उठता है तो उसकी ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो ये इसके 5 पॉइंट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 10,
Why is Newfoundland called the graveyard of thousands of ships? इन्वर्टेड कॉमा लगा। अरे व्हाई इज द न्यूफाउंडलैंड? न्यूफाउंडलैंड बेटा एक प्लेस है। न्यूफाउंडलैंड को क्यों कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ अ थाउजेंड शिप्स, बहुत सारे शिप्स का ग्रेवयार्ड, मतलब ये एक ऐसी जगह है जैसे उनकी कब्रिस्तान होता है ना, मतलब इस जगह पर आकर जो जहाज है वो डूब जाते हैं, तो उनके लिए एक ग्रेवयार्ड बताया गया है, ये उनके लिए एक कब्रिस्तान बताया गया है बहुत सारे जहाजों के लिए। उसके पीछे क्या रीजन है वो हमें। यस बोलो बेटा, क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। called the called the graveyard of a thousands of ships। चलिए लिखिए आंसर। नंबर वन इरेज कर दो। आंसर, when warm and cold current when warm and cold currents meet, thick fog thick fog is formed thick fog is formed, which is very dangerous for the ships. Yes, thousand of ships, SHIPS, for the ships as it reduces the visibility it is for this reason that Newfoundland Newfoundland is called the graveyard of a thousand ships। देखो बेटा इसका क्या मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 था कि न्यू फाउंडलैंड को हम कई हजारों शिपों का रेगिस्तान या ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं? When the warm and cold current meet, जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वार्म करंट भी होते हैं, कोल्ड करंट भी होते हैं, जब वार्म और कोल्ड करंट आपस में मीट मिलते हैं, थिक फॉग इज फॉर्म, तो एक थिक फॉग बहुत ज्यादा गहरा फॉग बन जाता है, मतलब वहां पर कोहरा हो जाता है। विच इज डेंजरस, जो कि बहुत ही विच इज वेरी डेंजरस, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है।
फॉर द शिप्स, जहाजों के लिए, एज इट रिड्यूस द विजिबिलिटी, और उनकी विजिबिलिटी को कम कर देता है, मतलब जहाज को आगे का रास्ता नहीं दिख पाता। इट इज फॉर, अब जब जहाज को रास्ता ही नहीं दिखेगा तो वो जहाज क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे चलते हैं जैसे कि हम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं, तो किसी चट्टान से टकरा जाते हैं या किसी बवंडर में फंस जाते हैं। ये जो जहाज है क्या होते हैं, डूब जाते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन, इसी कारण से द न्यू फाउंड लैंड इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ थाउजेंड शिप्स। यस ऋषभ बोलो। कौन सा क्वेश्चन है बताओ। वो लंबा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में करवाऊंगी। अब लिखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। When do we celebrate? When do we celebrate the World Water Day? हम वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट कब करते हैं? वर्ल्ड वाटर डे मतलब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है, क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे? वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च। 22 मार्च को हर साल हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। पॉइंट नंबर 4 और 5 सभी का हो गया। ये क्वेश्चन भी लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज वाटर साइकिल? व्हाट इज वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल क्या है? जल चक्र, और हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वाटर साइकिल का ही अनदर मीनिंग है। ठीक है, लिखिए इसके बारे में। वाटर साइकिल इज द प्रोसेस water cycle is the process by which water changes its form continuously continuously and circulate circulate between the atmosphere, the oceans, and the land. लिख लो बेटा ये क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला भी हो गया, सभी का हुआ बेटा ये? कर लो। 12 का अभी एक डायग्राम भी है, करो बेटा। इसके बाद पेंसिल निकाल लेना जिसका भी हो जाए, डायग्राम बनाएंगे हम।
जिसका होता जा रहा है पेंसिल निकाल लो। देखो इसका मीनिंग देखो, व्हाट इज वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल इज द प्रोसेस, वाटर साइकिल एक प्रक्रिया है बाय विच, जिसमें जो वाटर है, बाय विच वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म, जिसमें वाटर अपने रूपों को बदलता है। मतलब कभी सॉलिड में होता है, कभी लिक्विड में होता है, कभी वो जल वाष्प के रूप में आ जाता है कॉन्टिन्यूसली, लगातार, एंड सर्कुलेट और घूमता रहता है बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ओशन एंड द लैंड। कभी वायुमंडल में वो इवापोरेट होकर जल वाष्प के रूप में आ जाता है, कभी ओशंस में वाटर के रूप में आ जाता है, और कभी लैंड पर भी आ जाता है। तो इस तरीके से जो वाटर में घूमता ही रहता है, इसे ही हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसका डायग्राम बनाते हैं बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया सभी का। 10 का यहाँ तक नहीं हुआ, 1006 हो गया ना। अगला क्वेश्चन नहीं, इसका डायग्राम है, अपनी अपनी पेंसिल निकाल लो, एक बॉक्स बना लेना सभी। ठीक है कर लो, मैं बना रही हूँ, फिर आप बना लेना। यहाँ बनाइए सन। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्वत बना दीजिए आप, यहाँ पर आप बादल बना दीजिए, ये ओशंस के अंदर वाटर हो गया, ये आपका वाटर है। इजी सा डायग्राम है। ये जो वाटर है ये आपका इवापोरेट होगा, सन की हीट के कारण ये भाप बन जाएगा। लिखिए इवापोरेशन, ये कौन सा प्रोसेस है, इवापोरेशन। वाटर इवापोरेट हुआ और ऊपर जाकर वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में आ गया। यहाँ पर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना दी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ये आपका कंडेंसेशन, मतलब पानी जो है छोटी छोटी बूंदों में आ गया। अब वो बारिश के रूप में वापिस से लैंड या ओशन में आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षण का होना। प्रेसिपिटेशन। अब अब देखिए ये चक्र कैसे बना, ये वाटर इवापोरेट हुआ, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद बारिश हो गई, वाटर वापस लैंड में आ गया, अब फिर से इवापोरेट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से जो वाटर है वो फिर से इवापोरेट, बोलो। प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षा का होना, बारिश चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे ओले गिरे, उन सबको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, देखो डायग्राम समझ में आ गया ना आपको। कर लो बच्चों। यस, प्रिसिपिटेशन, PRECIPITATION, प्रिसिपिटेशन यानी वर्षण का होना, बारिश का होना, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो रही है, जैसे हम देखते हैं बारिश आती है पानी आता है, या ओले गिरते हैं या स्लीट होता है। ठीक है, ये सब आपके प्रिसिपिटेशन के ही रूप हैं, इसीलिए मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा, प्रिसिपिटेशन। ओके, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 13, डायग्राम बन गया।
अब लास्ट करूंगी बेटा। ये सभी का हो गया, इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन explain the occurrence of tide with the help of our diagram। किसका ये खुला है भाई, स्पीकर बंद करो। देखिए कह रहे एक्सप्लेन द ऑकरेंस ऑफ टाइड। टाइड की ऑकरेंस बतानी है, मतलब टाइड कैसे आते हैं वो बताना है। तो इसमें हम टाइड का पूरा टॉपिक ले लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सबका? साउंड आ रही है बेटा? ठीक है। टाइड, सी वाटर rises and falls at regular interval regular interval twice every day। सी वाटर, समुद्र का जो जल है, राइजेस एंड फॉल्स, राइजेस मतलब ऊपर उठना, वो ऊपर उठता है, एंड फॉल्स नीचे गिरता है, एट रेगुलर इंटरवल नियमित अंतराल के बीच में, ट्वाइस दिन में दो बार, एवरी डे हर रोज दिन में दो बार, इसे हम क्या बोलते हैं? टाइड। फॉल्स, टाइड किस कारण आते हैं? टाइड का रीजन, द स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल strong traditional pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tide। कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, एक बहुत ही बड़ा ग्रेविटेशनल पुल, उसको आकर्षण बल लगता है, एक्सर्टेड बाय, कौन लगाते हैं वो बल? सन लगाता है, मून लगाता है, एंड कहां पर लगाते हैं? सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो किस पर लगती है? ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर, कॉज द टाइड, टाइड, मतलब टाइड आने का रीजन क्या है? कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पावर के कारण वाटर का ऊपर उठना और नीचे, टाइड। ये हो गया सभी का? इरेज कर दो बच्चों। पिक्चर भी बनेगी, पहले लिखेंगे फिर पिक्चर बनेगी। लिखो, आप हो जाएगा आज। ये डायग्राम इरेज करो। देखिए टाइप्स ऑफ टाइड, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ टाइड।
टाइड्स के प्रकार। नंबर 1, स्प्रिंग टाइड। Spring tides on the full moon and the new moon days. On the full moon and the new moon days, the sun, the earth, and the moon and the moon are in a straight line. Are in a straight line. These tides are called spring tides. These tides are called spring tides. On these 2 days, on these 2 days, tides are highest. इसका डायग्राम बनाना है स्प्रिंग टाइड का। जिसका कंप्लीट हो गया बेटा अपनी बुक पर आओ। देखो बुक पर टाइड का टॉपिक है, वहां पर डायग्राम दे रखे हैं, 2 बार दिखा रखा है। ऐसे देखो, सन अर्थ मून, सन मून और अर्थ 2 बार दिखा रखा है। देखो बुक में ये वाला डायग्राम बनाना है आपने। जगह छोड़ दो, उसकी जगह छोड़ दो। देखो कितने में आप कम से कम 1, मैं बताती हूँ कितनी लाइन छोड़ी आप इस डायग्राम के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 लाइन छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा बन जाएगा। इतना पेज छोड़ दो, इतना पेज 12 या 13 या 15 लाइन छोड़ दो। आप ऐसा करो, 50 लाइन छोड़ दो और स्प्रिंग टाइड का डायग्राम बना देना। देखो मैं यहाँ पर आपको रफली बनाकर दिखाती हूँ, आप लोग बाद में बना लेना। यहाँ पर स्प्रिंग टाइड में हमें 2 बार दिखाना है। यहाँ पर सन, ठीक है, सन के बाद सेंटर में है अर्थ। देख लेना, सन से छोटी दिखनी चाहिए अर्थ। देखो और टाइड वाला पेज कौन सा है, पेज देखो आपको नजर आ जाएगा। देखिए आप, हाँ ये स्प्रिंग टाइड का बनाना है। यहाँ पर स्प्रिंग टाइड के बारे में लिखा है, तो इसका डायग्राम, स्प्रिंग टाइड का डायग्राम बनाना है। अभी जल्दी कीजिए, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है ये, फिल करो फटाफट। हो गया बच्चों? डायग्राम मिल गया सभी को? ये हो गया, जल्दी करो बेटा। इसको समझ लो, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, इसको देखो। ऑन द फुल मून एंड द न्यू मून डेज, फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन, एंड द न्यू मून डेज अमावस्या का दिन। ऑन द फुल मून एंड न्यू मून डेज, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, द सन अर्थ एंड द मून, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी आर इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीध में होते हैं। देखिए ना, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड, इस प्रकार के टाइड को हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। दीज 2 days, इन 2 दिनों में टाइड्स आर हाईएस्ट, मतलब ऊंचे ज्वार उठते हैं। टाइड जो है वो ऊंचे ऊंचे। पॉज हो गया सभी का? ये कर लिया सभी ने? टाइड का पॉज किसका रहना है?
किसका रहेगा बच्चों? इसके बाद यहाँ पर ऐसे लिख भी देना स्प्रिंग टाइट। आगे लिखिए आप, डायग्राम की जगह छोड़ दो, आप 15 लाइन छोड़ दो, उससे बना लेना डायग्राम बड़ा बड़ा। 15 15 नंबर 2 नीड टाइट। On the first and last quarter of the moon, on the first and the last quarter, quarter होगा fourth part, quarter of the moon, of the moon, the sun, capital, the sun and the moon make a right angle, make a right angle to our center, to our center. Yes, क्या बेटा ये अलग है, देखो कॉमा लगाया मैंने। ऑन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर ऑफ द मून द सन एंड द मून मेक, कहाँ लिखा है दो बार बताओ, कहाँ लिखा है? ऑन दिस साइड, ऑन दिस क्या लिखा है? आर्ट सेंटर, these sides are called, knee tight, on these 2 days, on these 2 days sides are lowest, इन दो दिनों में टाइट जो है वो लोएस्ट। देखिए नीड टाइट ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर ऑफ मून, मैंने बताया था जब चंद्रमा बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते अपने 1/4 पार्ट में आ जाता है, वो दिन इन द लास्ट क्वार्टर जब चंद्रमा घटता है और घटते घटते वो 1/4 रह जाता है, उन दो दिनों में सन एंड मून मेक अ राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं टू द अर्थ सेंटर, जिसमें अर्थ सेंटर में these tides are called neap tides, इस प्रकार के टाइड को हम नीप टाइड कहते हैं। On these 2 days, इन दोनों दिनों में टाइड आर लोएस्ट, टाइड कैसे होते हैं? लोएस्ट होते हैं। अब इसका भी आपको डायग्राम बनाना है, यहाँ बना दो। यहाँ पर आपका डायग्राम है, ये भी बुक में दे रखा है, मैं बना रही हूँ, फिर आप बुक से चेक कर लेना। सन बनेगी आपकी आर, आर्ट सेंटर में जहाँ आपका ये बन गया आपका 90 का एंगल, ये लग गया इसमें ग्रेविटेशन, ये है आपका नीप। करो बच्चों, यहाँ लिख लो मूव। डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, जहाँ पर स्प्रिंग टाइड का डायग्राम है वहीं पर दे रखा है। ये देखो, ये रहा, ये नी टाइड का डायग्राम है और ये स्प्रिंग टाइड का है। ठीक है, आप इस डायग्राम को बना लेना और बेटा लीव कर दो जिस जिसका हो गया, डायग्राम अपनी बुक से देखकर कंप्लीट कर लेना। योर टाइम इज ओवर। हाँ जी, कंप्लीट हो गए।
मंडे को अब मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। मंडे को सभी अपनी अपनी नोटबुक मुझे चेक करवाएंगे। सबसे पहले मैं नोटबुक चेक करूंगी, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? हाँ, ये वाली नोटबुक देखूंगी मैं आपकी, पूरे 5 चैप्टर, और मैं टिक लगाऊंगी। क्यों, आपका पूरा नहीं हुआ अभी? तो आप ये बना लो, रफ नोटबुक पे बना लो, ये इजी है। रफ नोटबुक पे बना लो। रफ नोटबुक पर बना लो बच्चे, रफ नोटबुक पर बना लो। दिया, आ रही है मेरी वॉइस? दिया, चलो आपका डायग्राम चेंज है तो मैं आपको पीडीएफ भेज देती हूँ इसकी, आप जल्दी लीव करो। लीव करो। हो गया बच्चों? Yes? जो मैंने बोर्ड पर बनाया है, क्या मेरी आवाज आ रही है? ये जो डायग्राम जो बोर्ड पर है, ये वाला बनाना है। लीव करो जल्दी जल्दी बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम है। यस, चलिए लीव कर दीजिए फटाफट। लीव करो बच्चों जल्दी। लिवेश, प्रिया, हर्षित, ऋषभ, लीव कर दो। क्लास लीव करो बच्चे। हैं, मैं इनका पीडीएफ भेज दूंगी, जल्दी आप लीव करो। जल्दी करो बेटा, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम है। लीव कर दो। हर्षित और दिया लीव करो। हर्षित लीव करो। हर्षित लीव कर दो क्लास। हर्षित, आवाज नहीं आ रही मेरी? हर्षित, हर्षित लीव करो। हर्षित,